dear students, I hope your studies are going really well. My name is Himani और मेरे साथ में आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द मिडिवल पीरियड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले द मिडिवल पीरियड इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या क्या हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो वी आर गोना लर्न अबाउट चेंजिंग टर्मिनोलॉजीज। इंडिया दैट इज भारत, भारत विच इज आवर कंट्री राइट, जिसमें हम रहते हैं, तो उसका जो नाम की हिस्ट्री है उसके बारे में हम जानेंगे। देन कम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। हमने 6th स्टैंडर्ड में भी ये पहले पढ़ा था। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो मिडिवल पीरियड में कौन से आर्कियोलॉजिकल और कौन से लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं ये हम जानेंगे। कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो मिडिवल पीरियड को बिलोंग करते हैं इनके बारे में जानेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट द कॉइन्स, इसके बाद में पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स और राइट ट्रैवलॉग्स, एंड इसके बाद में रीजनल एंड रिलीजियस लिटरेचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा सर्वे आपके लिए। आपको बताना है कि ये जो मॉन्यूमेंट इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये मॉन्यूमेंट पहली बात तो दिल्ली में कहां पर है, ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि इसको बनवाया किसने था, इसका निर्माण किसने किया था। अगर आप इसका आंसर जानते हैं वेल एंड गुड, अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं प्लीज फाइंड आउट। ओके, नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, जहां पे आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, राइट। Who were the first people invaded India? सबसे पहले इंडिया को किसने इन्वेड करने की कोशिश की थी? इस क्वेश्चन का आंसर हम आज के इस सेशन में जानने वाले भी हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम जाहिर सी बात है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री बाय इट्स वेरी कैरेक्टर रिक्वायर्स क्रोनोलॉजिकल लेवल्स, चीजों को आपको क्रोनोलॉजी के फॉर्म में ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टू मेक द अंडरस्टैंडिंग बेटर ओवर द सब्जेक्ट। ओके, हमने प्रीवियसली भी ये पढ़ा है, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा है कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम काफी कुछ अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हम अगर यहां से देखें, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज लॉन्ग बीन कैरीड अंडर 3 डिफरेंट लेबल्स। हमने 3 अलग अलग लेबल्स में इसको क्या किया है, फाइंड आउट किया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जो मिडिवल पीरियड है, मिडिवल पीरियड को माना जाता है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का टाइम। ओके, सो ये भी हम जानेंगे कि ये 1000 साल की जो जर्नी है ये किस तरह की है, या कहां से शुरू हो रही है और किस तरह से ये आगे कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, however in Indian history such a division could come up only after independence from British rule. Okay, in middle of the 19th century British historians had divided Indian history into 3 periods. जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइडेड है, ठीक है। The division was based on the idea that the religion of rulers determined by the history. मतलब जो जो रूलर्स आते जा रहे थे उनका रिलीजन किस तरह का था, तो ये जो डिवीजन है ये इस पर बेस्ड था, ठीक है। The British historians who dominated the historiography during 19th and the early 20th century believed that there were no other significant developments taking shape in the economy, society or culture beyond the center of power. ठीक है, ये जो हिस्टोरियंस हैं, कौन से हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, 19 से 20 सेंचुरी के बीच में क्या मान रहे हैं, देवर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ज्यादा कोई डेवलपमेंट्स ऐसे मतलब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स जो है वो हो ही नहीं रहे थे टू शेप द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ पावर। जो पावर में जो सेंटर है वहां के सिवाय आप कोई ऐसे अलग चेंजेस देख ही नहीं रहे थे। चलो एक स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो एरा है या फिर ये जो पीरियड है, कौन सा, मिडिवल पीरियड 8th to 18th सेंचुरी में डिवाइडेड है। और इसी को हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री है उससे पहले वाली सारी,
तो अब हम देखेंगे कि ये जो 8th to 18th सेंचुरी वाला टाइम है, इसको भी दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा पार्ट है देखो, इन बिटवीन 8 टू 12th सेंचुरी, कुछ बुक्स जो होती हैं वो कहती हैं 8 टू 13th, ओके। तो इन बिटवीन 8 टू 12 जो है वो क्या माना जाता है, अर्ली मिडिवल पीरियड माना जाता है। और आफ्टर लाइक 13 और यू कैन से इन बिटवीन 13 टू 18 सेंचुरी वो माना जाता है लेटर मिडिवल पीरियड, जैसा कि यहाँ आपकी स्लाइड्स में भी मेंशन है। प्लीज टेक अ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। हमने क्या कहा, अर्ली मिडिवल एंड लेट मिडिवल पीरियड, ठीक है। द अर्ली मिडिवल पीरियड ब्रॉडली स्पैन फ्रॉम 8 टू 12th सेंचुरी। आपकी बुक कहां से कहां तक बता रही है, 8th टू 12th बता रही है। ड्यूरिंग विच पालास एंड प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास एंड चोलास, ठीक है, एंड अर्ली राजपूत डोमिनेटेड द पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न। इस समय पे कोई एक बड़ा एम्पायर नहीं है, छोटे छोटे किंगडम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। जैसे कि पाल प्रतिहार, ठीक है, इन हिंदी वी आर कॉलिंग इट पाल एंड प्रतिहार। और इसके बाद राष्ट्रकूट होते हैं, इसके बाद चोल वंश होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये अपने अपने किंगडम पे रूल कर रहे हैं। यहीं से हमको एक चीज मिलती है, द लेट मिडिवल पीरियड स्पैन ऑफ लाइक 13th टू 18th सेंचुरी। ये सब हमने बात करी थी 18th सेंचुरी तक की। द टर्क्स हु लेटर एस्टैब्लिश्ड दिल्ली सुल्तानेट, हम टाइम वी आर कॉलिंग इट सल्तनत, हिंदी में हम इसको क्या बोल रहे हैं, सल्तनत, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत में क्या है कि वेरियस रिलीजियस किंगडम्स, अलग अलग रिलीजियस किंगडम्स हैं which emerged on the ruins of Delhi Sultanate, and Mughals largely dominated the fate story during this phase। किस फेज की बात हो रही है, बात हो रही है मिडिवल पीरियड की, ठीक है। तो छोटे छोटे से किंगडम्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं और कुछ किंगडम्स हैं जो डिक्लाइन करते जा रहे हैं, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वी विल कम टू नो अबाउट दिस चेंजिंग टर्मिनोलॉजी। कभी हमारे देश का नाम भारत हो जाता है, कभी इंडिया हो जाता है, कभी हिंदुस्तान हो जाता है, कभी आर्यवर्त होता है। क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, देखते हैं, चलिए। तो बेटा यहां देखो, भारत shall be union of a state, the republic of India is called Bharat, while Hindustan is mostly used in historical context। जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इस इंडिया को, इस भारत को हम किस नाम से बुला रहे हैं, हिंदुस्तान के नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। टुडे दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली टू रेफर द पॉलिटिकल एंड नेशनल एंटिटी दैट इज आइडेंटिफाइड इन इंडिया, राइट। आज हम इसे किस किस चीज को लाइक रेफर करने के लिए यूज करें, पॉलिटिकल और नेशनल एंटिटी को, ठीक है। ऑल राइट, इट मीन्स कि कई कई जगह पे लाइक अगर आप हिंदुस्तान बोल रहे हो तो हिंदू राष्ट्र से उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जगह पर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, राइट। एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है, क्या रहा है, एक डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट रहा है। यू कैन सी हियर इन दिस मैप, ये पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है, राइट। तो बेसिकली ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो यहाँ आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, राइट, तो इसकी बात हो रही है। तो चलिए इसको मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। यस, इट कंप्राइजेस ऑफ 6 अदर कंट्रीज। हम किसकी बात कर रहे थे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, जिसमें 6 और कंट्रीज आ जाती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। India has been referred to by various names during different periods of history, from आर्यवर्त to भारतवर्षम, ठीक है। ये भी क्या रहे हैं, भारत के नाम रहे हैं। टू हिंदुस्तान, एक एक हमने एक बड़ी जर्नी तय की है, आर्यवर्त से भारतवर्ष और भारतवर्ष से हिंदुस्तान की, ठीक है। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। लेकिन ये जो हिंदुस्तान वर्ड है, इसका सेम मीनिंग जैसे आज हम यूज कर लेते हैं उस तरह से नहीं होता था मिडिवल पीरियड में। द रूलर्स इन सुल्तानेट और यू कैन से सल्तनत, ठीक है, एंड मुगल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन, जो उनके इंडियन डोमिनियन है, सेंटर्ड अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास वाला जो रीजन है उसको वो हिंदुस्तान कह रहे थे। इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज टू टर्म हिंदुस्तान। बाबर हिंदुस्तान किस जगह को बोलता था, वो बोलता था
the fauna and the culture of the inhabitants of subcontinent. Okay, in the 16th century, Hindustan as used in English refer to the northern region. मतलब इंडस वैली के आसपास का जो रीजन है उसको क्या बोला जाता था? हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है हिंदू, दैट इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म इंडस। ओके, सो जो इंडस के आसपास वाला रीजन था हम उसको कह रहे थे हिंदुस्तान। ठीक है, नाउ ओके, अभी हम क्या देखते हैं, और ये जो रीजन है किस किस रिवर्स के बीच में है? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र के बीच वाला जो रीजन है। ठीक है, ऑलराइट, एंड बिटवीन हिमालयाज एंड विंध्यास इज पर्टिकुलर। ध्यान से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन है, हिमालयाज टू विंध्यास एंड लाइक इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये पूरा रीजन, इसको हम क्या कह देते थे? हिंदुस्तान कह देते थे। हेंस द हिंदुस्तानी टर्म was used for Hindi Urdu language in Sanskrit literature. The country is often called भारत। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में हम अपने देश का नाम भारत ही बोलते हैं, और हमने इसको हिंदुस्तान किस कारण से बोला? इसके अलग अलग कारण रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जो कहती है कि इंडस के आसपास वाला रीजन जो था वो हिंदुस्तान था। ठीक है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है वो ये भी कहती है कि जो हिंदुस्तान है वो दिल्ली के आसपास वाला एरिया है। ये आपको यहाँ देखने और समझने के लिए मिलता है, और इसकी बेहतर एक समझ जो है वो आपकी इस मैप को देखकर भी बनती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये वो टाइम है जब एंशंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में और भी ज्यादा अब चेंजेस मिडिवल पीरियड में दिखाई देंगे, जब बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया में एक क्या है, एक फॉरेन इन्वेजन हो रहा है। जब फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो वहां से बहुत से लोग भी आते हैं, वो अपना कल्चर लेकर आते हैं, अपनी लैंग्वेजेस लेकर आते हैं, वो लैंग्वेजेस इंडिया में यूज करी जा रही हैं। अब वो कल्चर जो है वो इंडिया में अपनाया जा रहा है। अपनाया मतलब ये लोग उस कल्चर को क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, नए नए कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई नई लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, नए कस्टम्स दिखाई देंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो चलो एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। ऑलराइट, हियर वी गो। A lot of changes were seen in medieval period. New technologies and ideologies. नए लोगों के साथ में उनकी आइडियोलॉजीज आएंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, so new technologies and ideologies came along the people who came to our subcontinent. जो लोग हमारे सबकॉन्टिनेंट में आए, उनकी भाषा, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कल्चर सब उनके साथ आ रहा है। द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, इरिगेशन में हम क्या यूज करने लगे हैं? पर्शियन व्हील को यूज कर रहे हैं। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट वर इन्वेंटेड। ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं मिडिवल पीरियड में। New food and beverages arrived in the subcontinent like potatoes, corn, chilies, tea and coffee. ये सब क्या है? हमारे सबकॉन्टिनेंट में आ रहा है। This was a time of exploration, the great trading opportunities. और great trading opportunities को क्या किया जा रहा है? Explore किया जा रहा है। Because of the trade, India interacted with other countries. हम दूसरी countries के साथ क्या कर रहे हैं? Interact कर रहे हैं। Many European countries started trading in India. उन्होंने क्या किया है? इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। Along with them came their religion. सीधी सी बात है, जैसे हमने पहले भी बोला, उनके साथ में उनका रिलीजन आएगा, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस जो है वो हमारे इंडिया में धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड इंडिया बिकेम अ लैंड ऑफ इंटीग्रेटेड कल्चर। ठीक है, This was also the time when North and South India interacted. यही वो टाइम है जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया भी क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, The new languages came with the people who came here. जो भी लोग आ रहे हैं हम उनकी भाषा भी सीख रहे हैं, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज हमारे कंट्री में आ रही है हम उसको क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं, और हमारे देश में वो भाषा इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एग्जिस्टिंग द न्यू लैंग्वेजेस क्रिएटेड इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस। अब जो पहले से हैं और जो नई भाषाएं आ गई हैं, ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं? इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस को बना रही हैं। They were pronounced differently in different region and dialects were created as decades passed. इनके अलग अलग
एक्सेंट, इसके डायलेक्ट जो हैं वो कई डिकेड्स तक क्या करते हैं, बनते जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, new religion like Islam, Christianity came to India in this period that we are studying right now. Okay, and then these were accepted and given equal rights and respect. The Muslim dynasties, particularly the Mughals, provided many centuries of political stability to the country. Okay, this led to an increase in trade and the rapid growth of the towns and cities. इसने क्या किया है, इसने एक ट्रेड को जो है रैपिड ग्रोथ दी है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि भाई इस टाइम पीरियड में चल क्या रहा है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू नो। ऑलराइट, नेक्स्ट कम कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम कैसा होगा ऐसे टाइम पे, मतलब लिबरल होगा या रिजिड होगा, देखो जरा। कास्ट सिस्टम ऑल्सो बिकेम रिजिड बाय द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड। बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है। पीपल वर डिवाइडेड इनटू जातीज, सब कास्ट डिपेंडिंग ऑन देयर ऑक्यूपेशंस। देयर स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। मतलब हम इतने ज्यादा जातियों में, इतने ज्यादा उन जातियों के सब डिविजन्स में डिवाइड हो चुके हैं इस समय तक, ठीक है। और यहाँ तक कि एक जाति का मीनिंग एक रीजन में कुछ और है, अगले रीजन में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति हैज बिकम सो रिजिड इन दिस पीरियड। ओके, यस। एंड यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है आपके लिए, इसको देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। There are more than 30,000 active mosques in India, more than in any other country. इंडिया में जितनी मस्जिद आपको देखने के लिए मिलेंगी उतनी शायद ही किसी और देश में मिलती हैं। This is what this interesting fact is telling you. Okay, now let's move on to this interesting part. हमने ये 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि सोर्सेस क्या होते हैं हिस्ट्री के। देखो, सोर्सेस दो तरह के हैं। पहले होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरे होते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेस। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं, हालांकि हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल पीरियड ये जो सोर्सेस हैं ये थोड़े से वेरी करेंगे, थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनके बारे में वन बाय वन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हिस्टोरियंस क्या कहते हैं भाई, डिपेंडिंग ऑन दी एविडेंसेस which we have found, उनके बेसिस पर हम इन सोर्सेस को डिवाइड करते हैं। किस चीज पर डिवाइड कर लेते हैं, हम इन्हें डिवाइड करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, और दूसरा हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं कि कोई आपको बिल्डिंग्स मिल गए, ठीक है, मान लो कोई मॉन्यूमेंट्स है, मान लो कोई कॉइन्स मिले हैं, कोई यूटेंसिल्स मिल गए, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स कही जाती हैं, पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। और यही दूसरी तरफ आती है लिटरली सोर्सेस, रिटन रिकॉर्ड्स हैं। किसी की बायोग्राफी मिली, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, वो रिटन रिकॉर्ड है। किसी की प्रशस्तियां मिली हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सो let's learn about these things one after the other. तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क्यू, फोर्ट्स, टॉम, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कंसीडर करी जाती हैं। They give us an idea of political, social and economic history of that time. यही चीजें बताती हैं कि उस टाइम की हिस्ट्री, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सोशल लाइफ है, वो किस तरह की रही होगी, ठीक है। Many rulers, particularly in South India, encouraged temple building. कई सारे राजा ऐसे रहे जिन्होंने साउथ इंडिया में टेम्पल बिल्डिंग को एनकरेज करा। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। तो चोलास दे एक्चुअली like encourage these things. There was a king, his name was Raj Raja. He actually built a temple called Vrideshwar temple, right? Apart from that, there is another temple which is Raja Rajeshwara, ठीक है? And there are so many others which were actually built by Chola kings. हम उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ऑलराइट,
तो जो साउथ के जो रूलर्स हैं उन्होंने टेम्पल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा क्या किया है, उसको एनकरेज किया है। टेम्पल्स दस आर रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री। इससे हमको ये तो पता चलता है, देखो अगर कोई किंग है और वो किसी टेम्पल को बनवा रहा है, सिर्फ एक को नहीं, जगह जगह पे वो टेम्पल्स भी बनवा रहा है, तो इसका मतलब है पहली बात तो वो रिलीजियस है, और वो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, उस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें ये भी बताएंगी कि ये किस मत को मानने वाले लोग थे। ये शैविज्म में बिलीव करते थे, ये वैष्णव थे, ये जैन थे, या ये बुद्धिस्ट थे, ये क्या किस किस रिलीजन को फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल साउथ में ज्यादातर जो टेम्पल्स आप देखेंगे वो द्रविडियन स्क्रप्चर में मिलेंगे, और साथ में आप देखेंगे कि ये शैविज्म को बिलोंग करते हैं। हालांकि उस समय के जो किंग्स हैं वो अदर रिलीजन्स को भी क्या कर रहे हैं, संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द बुक। ओके, so temples thus are rich source of religious and cultural history. Paintings are another valuable source. हमें कुछ पेंटिंग्स भी मिलती हैं, उनसे भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, as they tell us about the customs, food habits, dress and jewelry of the period. अब जो पेंटिंग्स आपको मिली हैं उसमें जो लोग बनाए गए हैं, उन्होंने किस तरह की ज्वेलरी पहनी हुई है, वो किस तरह का लाइफस्टाइल उनका दिखाया जा रहा है, तो इससे भी हमें उस टाइम के बारे में क्या मिलती है, बहुत सी जानकारी मिल जाती है। कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मिडिवल पीरियड। उस समय के सिक्के भी मिलते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा क्या है, एक बहुत अच्छा साधन है, या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, दे गिव अस डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। आप हम पुराने कॉइन्स की बात क्यों करें, हम आज के कॉइन्स भी देखेंगे तो हमें उन पर डेट तो मिलती है, और उस डेट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली मिल जाती है इफ वी वांट टू गैदर। ओके, ऑलराइट, a book on coin title. So basically the name of this book is द्रव्य परीक्षा। okay, द्रव्य मतलब like coins और money। ठीक है, तो okay, a book on the coins titled द्रव्य परीक्षा, an examination of coin। परीक्षा means examination and द्रव्य means like पैसा। okay, or currency। okay, as written during the region of अलाउद्दीन खिलजी। इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसको आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह से याद रखेंगे कि द्रव्य परीक्षा जो एक क्या है, बुक है, किसके ऊपर लिखी गई है, कॉइन्स की स्टडी के ऊपर, किसके टाइम पीरियड में लिखी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में भी हम जानेंगे। इट लिस्ट द कॉइन्स मिंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान के समय पे जो सिक्के क्या होते थे, मिंट हो रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में हमको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, लिस्ट उनकी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, inscriptions from South India record proclamations by kings and gifts to temples and learned men. Some of these inscriptions are recorded in copper plates and some are inscribed on the temple walls. कुछ ना inscriptions भी हमें मिलते हैं, टेम्पल्स की वॉल्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, कॉपर प्लेट्स पर लिखे हुए मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। आज भी आप ना कुछ टेम्पल्स में जाइए, आप देखिए वहां वॉल्स पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि ये XYZ इस पर्सन के द्वारा इस इनकी सेवा में, इस तरह से कुछ ना कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन होती है। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन ओनली। ठीक है, और इस तरह के कई इंस्क्रिप्शन हमें कई टेम्पल से, कई मॉस्क से, या फिर कई अलग अलग साइट से मिलते हैं। ठीक है, let's move on to the literary sources. Literary sources is nothing but the written records, और medieval period में हमें ऐसे बहुत से, मतलब थोड़े बहुत नहीं, बहुत से रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिससे हमें medieval period की इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे। हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा था, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को कहते हैं एपिग्राफी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ मिडिवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। पेपर वर इजीली अवेलेबल। पेपर क्या है, बहुत इजीली अवेलेबल है ड्यूरिंग दिस टाइम। देयरफॉर मोस्ट राइटिंग्स ऑफ दिस पीरियड इज ऑन पेपर। ज्यादातर राइटिंग्स क्या है, पेपर पे लिखी गई हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ काउंट, हिस्टोरियंस, बायोग्राफीज, autobiographies, फरमान्स and correspondence, यानी letters of the kings, other court records such as those regarding justice and taxes and travelogues. written records में हमें क्या क्या मिल रहा है,
बायोग्राफीज मिल रही हैं, ऑटोबायोग्राफीज मिल रही हैं, अगर किसी राजा ने या किसी सुल्तान ने कोई फरमान जारी कर दिया है वो मिलता है, टैक्सेस का रिकॉर्ड है, ट्रैवलॉग्स यानी कि उस समय में कुछ ट्रैवलर्स दूसरी कंट्री से हमारे देश में आए हैं, वो जिस भी राजा के दरबार में हैं उसका राज्य कैसा चलता है, कैसा वहां पे प्रशासन है, उसके बारे में इन ट्रैवलर्स ने लिखा है। ठीक है, तो जो इन्होंने लिखा है उसको हम कहते हैं ट्रैवलॉग्स, राइट। राइट, सो अब हम बात करेंगे when we engraved something on book, wall, pillars or monuments, it is called inscription. We already know this. हमने ये 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, राइट। और इस इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। There was a lot of rulers and dynasties the flourished in our country in the medieval period. हमारे देश में बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज हैं जो फली फूली हैं, जो बड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन आफ्टर दी अदर देखते चलेंगे। पहले हम सोर्सेस के बारे में ही जान रहे हैं तो इसको ही पढ़ लेते हैं। दे लेफ्ट बिहाइंड दीज इंस्क्रिप्शंस इन वेरियस लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में, अलग अलग तरह की भाषाओं में इन इंस्क्रिप्शंस को दिया गया है। एंड दिस इंस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड सिंबल्स दैट आर रिवील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। ये इंस्क्रिप्शंस क्या करते हैं? किसी भी इंस्क्रिप्शन का अल्टीमेट पर्पस ही है कि वो इंफॉर्मेशन देना चाहता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क है या फिर कोई पैलेस है, कुछ भी है, और वहां पे आपको एक इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, कोई पिलर है, ठीक है, इन पे अगर आपको कोई इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस इंस्क्रिप्शन को जिसने भी लिखवाया है वो जानकारी देना चाहता है उस समय के बारे में, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या कोई भी ऐसी चीज है जो उसको उस समय महत्वपूर्ण लगी और वो उनको उसमें लिखवा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। They usually contain the achievements of the rulers or the laws made by them. For example, medieval period, we have plenty of the inscriptions on the walls. Taj Mahal, Red Fort and Qutub Minar and the Rajput palaces. जब आप इन places को visit करते हैं तो आपको वहां पे inscriptions जरूर नजर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं monuments की। ये देखिए, ये सारी जो इमेजेस हैं इन सबको हम मॉन्यूमेंट्स में ही कंसीडर करते हैं, ये एक्चुअली मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि ये इंस्क्रिप्शंस जो आप यहाँ देख रहे हैं, पुराना किला, इसकी लोकेशन लिखी हुई है दिल्ली, जामा मस्जिद लोकेशन लिखी है दिल्ली, ताजमहल आगरा, एंड देन बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर। आपको इनके समय पे जिन जिन रूलर्स ने इनको बनवाया है उनके नाम ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, राइट। चलिए बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स क्या होती है? बिल्डिंग्स होती है। ठीक है, पुराने समय की जो बिल्डिंग्स हमें मिली हैं, किस राजा ने किस शासन में, किस राजा के शासन में कौन सी बिल्डिंग बनी है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो यूज है, मतलब किस शैली में उसको बनवाया गया है, वो द्रविड़ शैली से है या वो नागर शैली को बिलोंग करता है। और नागर शैली से याद आया, चलिए आपको बता देते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बिलोंग करता है नागर शैली को। प्लीज रिमेंबर दिस, इट डजंट बिलोंग टू द्रविडियन शैली। जब हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो ज्यादातर, इनफैक्ट लगभग सभी जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ शैली में है। ठीक है, चलिए, a lot of palaces, forts, temples, mosques, tombs and other buildings were built in the medieval period. बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनवाए गए हैं? मंदिर, मस्जिद, टॉम्स एंड अदर बिल्डिंग्स जो हैं वो बनवाए गए हैं। चलिए, These buildings tells us about the architectural style, जैसे कि मैंने बताया कि वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में है, वो द्रविड़ शैली है या फिर वो कौन सा स्टाइल है? नागर स्टाइल है। ठीक है, Who built them? किसने उनको बनवा दिया? The Muslim used the minarets, यानी कि हिंदी में हम इनको मीनार बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपनी बिल्डिंग्स में मीनारें उन्होंने लगवाई हुई हैं। ठीक है, एंड देन डोम्स, ऑलराइट, इन देयर बिल्डिंग्स। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये ताजमहल, यहाँ देखिए जामा मस्जिद, तो यहाँ पे आपको ये टॉम्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ये मीनारें भी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इट क्लियरली टेल्स कि ये कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम रूलर की क्या है, उसके शासन में बनवाई गई इमारतें हैं। ठीक है, the Muslim used okay minarets and domes in the building, okay,
which can be seen in many monuments made in the Mughal period. ठीक है, some famous monuments of medieval period are, अब इसको हम हाईलाइट करेंगे। पुराना किला किसके समय में बनाया गया? मुगल मिडेवल पीरियड में। ओके, रेड फोर्ट मिडेवल पीरियड, जामा मस्जिद, ठीक है, दिल्ली मिडेवल पीरियड, ताजमहल, एंड देन बृहदेश्वर टेम्पल, एंड वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल? इट इज इन तंजावर। एंड देन कम्स हवा महल। ये सारे मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। These buildings tells us about the advancement and technology and engineering of that time as well. कितनी परफेक्शन के साथ ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये बिल्डिंग्स हमें बताती हैं कि उस समय पे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इन बिल्डिंग्स को बनवाने के लिए। देन कम्स कॉइन्स। कॉइन्स हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। Coins were made and used after certain progress was made in human history. मेरा एक छोटा सा सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि जब तक कॉइन्स यूज नहीं हुए थे तब तक लोग बिजनेस या ट्रेड किस तरह से किया करते थे, ठीक है। तो here comes the next line, which is coins were used in trading and often had the image of ruler that issued these coins. By this we can know about the names of the kings or the queens and the dates when they were issued. हमें इन कॉइन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? उस कॉइन के ऊपर क्या डेट लिखी हुई है, उस कॉइन के ऊपर किस किंग या क्वीन का नाम है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो कॉइन्स है कहाँ कहाँ तक मतलब चलते थे पहली बार, और ये किस टाइम पीरियड में कौन सा रूलर यहाँ हुआ करता था, तो किसने ये जो कॉइन्स है ये इशू कराए होंगे। और मे बी ये कॉइन्स इशू कराने का शायद उनका पर्पस भी यही था। अलग अलग एम्पायर के जो रूलर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह के अपने कॉइन्स क्या करवाए हैं? बनवाए हैं, ठीक है। समटाइम द कॉइन्स ऑफ पर्टिकुलर किंगडम आर फाउंड इन सेवरल प्लेसेस, ठीक है, शोइंग दैट ऑल दोज प्लेसेस वर पार्ट ऑफ द किंगडम। ये दिखाने के लिए कि ये जितने भी प्लेसेस है ये हमारे किंगडम का पार्ट है, जहां तक हमारे कॉइन्स है वहां तक हमारा किंगडम है, ठीक है। दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद देम, ठीक है। ओके, the study of the coins is called numismatics. We already know this. अब हमें कुछ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स भी मिलते हैं, ठीक है। कौन से पीरियड से? मिडिवल पीरियड से। और ये पेंटिंग्स क्या बताएंगी? ये पेंटिंग्स हमें उस समय के बिलीव्स के बारे में भी बता सकती हैं, उस समय के कल्चर के बारे में भी बता सकती हैं। पेंटिंग्स कई तरह की क्या देती है? हमें इंफॉर्मेशन देती है। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस नाउ। So there are many beautiful paintings and sculptures that belongs to the medieval period. ठीक है, the paintings were made for the rulers to please them. कुछ पेंटिंग्स को कुछ रूलर्स के लिए बनाया जाता था, to please them, as a gift आप उनको ये दे सकते हो। This is the reason why most of the paintings made in this period had court scene, palace scenes, ठीक है, and then hunting scenes, mythological tales, etc. In पेंटिंग्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कोर्ट सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। कोई रूलर है, आपने क्या किया, कोई बहुत अच्छा पेंटर है तो उसने उसके जो किंगडम में या फिर उसके पैलेस में उसका दरबार किस तरह से लग रहा है उसी की पेंटिंग बना के उसको गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरह के कई सिनेरियोज कई पेंटिंग्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। माइथोलॉजिकल टेल्स देखने के लिए मिलेंगी, टू शो कि उस समय के लोगों का बिलीव किस तरह की चीजों में है, कौन कौन से रिलीजन में है, इस तरह से, ठीक है। मेनी स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, एंड विच कैन बी सीन इन पेंटिंग। जो उस पेंटिंग के अंदर आप मतलब वो दृश्य देख सकते हैं। मुगल एम्पायर में स्पेसिफिकली ये सारी चीजें क्या है, इस तरह की आर्ट को बहुत ज्यादा क्या किया गया है? अप्रिशिएट किया गया है। The sculptures made in this medieval period are also figures of kings, queens, gods, goddess, ये सब तरह के sculptures आपको medieval period में देखने के लिए मिलते हैं। These sculptures were made of bronze. किस किस चीज के बने हुए हैं? ब्रोंज के बने हैं, स्टोन के बने हैं, या फिर वुड के भी हो सकते हैं। The most famous sculpture of the medieval period is Dancing Shiva or Nataraja, ठीक है, made during the Chola Empire. आपको यहाँ इसको अंडरलाइन कर लेना है। ये जो डांसिंग शिवा जिसको हम नटराज बोलते हैं, ये कौन से एम्पायर के टाइम पर आपको मिलता है? इसके स्कल्पचर्स मिलते हैं हमें
चोला एम्पायर के टाइम पर, जो ये भी बताते हैं कि चोलाज शायद शायद नहीं डेफिनेटली वो किस रिलीजन में बिलीव करते थे, वो शैविज्म में बिलीव कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर उनके जो टेम्पल्स हैं वो भी किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है आपके लिए, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल इज बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, सो पहला जो वर्ल्ड का ग्रेनाइट टेम्पल बना है वो बृहदेश्वर टेम्पल है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसी की हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, जिसको राजराजा चोला ने बनवाया था। So the top of the temple is made from a single 80 tons piece of granite. It's really important information. The temple was built in just 5 years between 1004 to 1009. 1004 से 1009 के बीच में ये टेम्पल बनवाया गया है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजराजा फर्स्ट, और वी कॉल हिम राजराजा चोला. ओके, he was very famous and he was very prominent ruler in Chola dynasty. Now comes court chronicles. ठीक है, a chronicle is a record of the rules of the king and life at the court. ठीक है, जो भी rules उस राजा की दरबार में क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं. ठीक है, and the life at the court. ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं chronicles. Most kings had court chroniclers. ठीक है, who wrote in detail about what happened during the region. Most of these writings are Persian and Turkish. ज्यादातर जो क्रॉनिकलर्स हैं उन्होंने जो क्रॉनिकल्स लिखे हैं वो पर्शियन में या टर्किश में लिखे हैं. ठीक है, अब इसमें हम एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर. ठीक है, some important chronicles of the medieval period are as follow. वन आफ्टर दी अदर मेरे साथ साथ देखते चलेंगे. राजतरंगिणी किसने लिखी है? राजतरंगिणी के जो राइटर हैं वो है कलहन. ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी. ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी. एंड क्या डिस्क्राइब कर रही है? विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक. तो तारीख ए फिरोज शाही है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि किसके रीजन तक को याद रखा जाएगा, फिरोज शाह तुगलक की रीजन तक को याद रखा जाएगा. ठीक है, उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. देन कम्स तारीख ए फरिश्ता. किसने लिखी है? नाम में ही नाम छिपा है, मतलब बुक के नाम में या क्रॉनिकल के नाम में ही नाम छिपा हुआ है. तारीख ए फरिश्ता, नाम के अंदर ही नाम छिपा हुआ है राइटर का भी. तो इसके जो क्रॉनिकलर हैं वो कौन है? फरिश्ता हैं. एंड ये जो तारीख ए फरिश्ता है ये है क्या? ये है एक रिटन रिकॉर्ड है ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान. दिल्ली के सुल्तानों का एक रिटन रिकॉर्ड है. ठीक है, इसमें आपको कौन सा टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए मिलता है? फ्रॉम द टाइम ऑफ द टर्क्स टिल द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी तक, और मतलब टर्क्स से स्टार्ट होकर 17वीं शताब्दी तक के टाइम पीरियड के बारे में फरिश्ता इसमें लिखते हैं. देन कम्स खजानुल फुतू. खजानुल फुतू क्या है? खजानुल फुतू एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो. अमीर खुसरो ने इन दोनों को लिखा है एंड इट डील विद द रीजन ऑफ खिलजी एंड तुगलक. खिलजी और तुगलक के समय के बारे में ये बताते हैं. ठीक है, अमंग द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर फुतूहत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, बाबरनामा बाय बाबर एंड तुजुक ए जहांगीरी बाय एम्परर जहांगीर. ठीक है, ये क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं. ऑटोबायोग्राफीज होती है आत्मकथा जो स्वयं ने स्वयं के बारे में लिखी है. ठीक है, पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई. किसने लिखी है पृथ्वीराज रासो? चंद्र बरदाई ने लिखी है. ये डिस्क्राइब कर रही है किसके बारे में? लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, हुमायूनामा बाय गुलबदन बेगम एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं. ये हुमायूं के समय के बारे में जानकारी देती है. फिर आती है आपकी अकबरनामा. अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने. ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है और नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बताएगी? लाइफ इवेंट्स ऑफ एम्परर अकबर के बारे में ये आपको बताती है. देन कम्स ट्रैवलॉग्स. तो ट्रैवलॉग्स में क्या है? कोई ट्रैवलर्स जो आए अपने अपने समय पर
लाइक हर्षवर्धन के समय पे अलग ट्रैवलर्स आते हैं, लाइक अब हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो खिलजी के समय पे ट्रैवलर्स आते हैं। उसके सिवाय देयर आर मेनी अदर्स। आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो इट वाज अ लाइक देयर वर मेनी डायनेस्टीज दैट वाज कमिंग वन आफ्टर द अदर, लाइक स्लेव डायनेस्टी, ओके, खिलजी डायनेस्टी, ओके, एंड देन तुगलक्स एंड देन सैयद एंड देन लोदीज। तो अमीर खुसरो हैं, एंड देयर आर many other people who are coming to India and they are writing about the kings and the rulers and about their administration. Okay, so many foreign travelers and scholars visited India during medieval period. ठीक है, these travelers visited different places, met different people, and sometime also visited the court people, and sometime also visited the court of the kings. ठीक है, they wrote a detailed account of their experiences in India. उन्होंने क्या किया, अपने जो भी इंडिया के अंदर उनके experiences हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से लिखा। जिस भी राजा के दरबार में वो गए उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, इसी तरह के जो जो रिकॉर्ड्स हैं जो ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे जा रहे हैं इनको हम कह देते हैं ट्रैवलॉग्स। ठीक है, historians trust these writings as they are unbiased account of the king's reign, and these accounts give information from the king to common people living in their kingdom। ये जो यात्रियों के वर्णन है, ठीक है, ये सिर्फ उस समय के राजाओं के बारे में नहीं बताते, उस समय लोगों की आम जिंदगी, सोशल लाइफ कैसी है उसके बारे में भी बताते हैं। ऐसे कुछ फेमस ट्रैवलर्स रहे हैं जिनके जो ट्रैवलॉग्स हैं वो हम आज भी उनके बारे में जानते सुनते हैं। तो देखिए, एक है अलबरूनी, एक है इब्न बतूता और एक है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब ये अल-बरूनी who visited India in 11th century CE wrote extensively about Indian people in his book तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद बुक किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। इसको हमें याद रखना है। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, एंड इन्होंने लिखी है रहला। ठीक है, रेला इनकी एक बहुत ही फेमस रिकॉर्ड है एंड विच गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। रेला हमको किसके बारे में जानकारी दे रही है? इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। एंड देन कम्स अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक हु वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। उनको कहाँ भेजा गया था? विजयनगर भेजा गया था। ऑल्सो रोट एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस। इन लोगों ने क्या किया है? उन राज्यों के बारे में जहां इन्होंने विजिट किया, या फिर उन राज्यों के राजाओं के बारे में जिनसे ये मिले या जिनके राज्य में ये रहते थे, और वहां के समाज के बारे में, आम आदमी के बारे में, सब चीजों के बारे में लिखा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैवलॉग्स बोलते हैं, जो ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे गए हैं। नाउ कम्स रीजनल एंड रिलीजियस लिटरेचर। Okay, so when we talk about regional and religious literature, please understand couple of things. ये वो टाइम है जब जो हिंदू राजा हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? टेम्पल्स बनवा रहे हैं। वो टेम्पल्स बनवा रहे हैं, अपने रिलीजियस बिलीव्स को दर्शा रहे हैं। अगर वो एक शैव राजा है, वो शैविज्म में बिलीव करता है, वो शिव के टेम्पल्स बनवा रहे हैं। वो वैष्णव हैं, वो विष्णु के टेम्पल बनवा रहे हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस समय पे जैनिज्म और बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज नहीं किया जा रहा है। वो इन धर्मों को भी क्या कर रहे हैं? पैट्रोनाइज कर रहे हैं, बट मेजरली दे आर फोकसिंग ऑन द लाइक बिल्डिंग टेम्पल्स एंड दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। एंड स्पेसिफिकली एक चीज इस समय पे देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि ब्राह्मणों को क्या दिया जा रहा है? लैंड दिए जा रहे हैं, उनको लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, टैक्स फ्री लैंड्स दिया जाते हैं, जिसकी वजह से लाइक जो किंग्स हैं और जो ब्राह्मण्स हैं उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अलग तरह का एक सोशल सिनेरियो नजर आ रहा है। अब इस समय पे जो किंग्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो किनसे? वो मिनिस्टर से एडवाइस भी लेते हैं। उन्होंने कुछ मंत्री नियुक्त कर दिए गए, कुछ महामंत्री नियुक्त कर दिए गए, जिनसे वो एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, राज्य को चलाने के लिए। इतना ही नहीं है, यहाँ पे इसी समय पे आपको भक्ति मूवमेंट भी नजर आएगा मिडिवल पीरियड में, जिसके बारे में हम समय के साथ लाइक आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस वाज आल्सो अ पीरियड वेयर
रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर्ड इन इंडिया। इस समय पे क्या होगा, इस समय पे इस्लाम भी नजर आता है, तो इस्लाम नजर आएगा तो मतलब मस्जिद का निर्माण भी होगा। और आप कुछ ऐसे इस्लामिक या फिर आप बोलेंगे ऐसे मुस्लिम इन्वेडर्स को भी देखेंगे जो टेम्पल्स को तोड़ कर जा रहे हैं, जो टेम्पल्स में क्या कर रहे हैं, जो टेम्पल्स में लाइक रेड करके जा रहे हैं। जैसे हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में, ठीक है। तो वी विल सी कि किस तरह से ये मुस्लिम इन्वेडर्स जो हैं वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो मॉस्क का निर्माण भी करवा रहे हैं। एंड the merchants and the migrants first brought the teachings of the Holy Quran, okay, in India, but with the rule of Delhi Sultans, Islam became popular in India. दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जैसे उसका विस्तार हो रहा था, तो इंडिया के अंदर इस्लाम क्या होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है, ठीक है। Another tradition that came from West Asia was Sufi tradition, ठीक है। और तो अब हम देखेंगे द भक्ति एंड द सूफी सेंट्स प्रीज्ड द इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड एंड दे स्प्रेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये जो सूफी संत हैं, ये किसी ऐसे धर्म के बारे में इस तरह से बात नहीं करे कि आप सिर्फ हमारे धर्म को फॉलो करो, नहीं, आप ब्रदरहुड के साथ में रहो, आप भाईचारे के साथ में रहो, ठीक है। वो इस तरह के मैसेजेस को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं ये कैलीग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कैलीग्राफी के बारे में। एक बार इसको मेरे साथ पढ़ते चलेंगे एंड देन वी आर गोना लर्न अबाउट इट। मेनी ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द मिडिवल पीरियड वर रीरिटन इन अ स्टाइल एंड ब्यूटीफुल मैनर। बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिनको दोबारा से लिखा गया। लिखने का पर्पस क्या था, या तो आप उसके ऊपर बेहतर समझ बनाना चाहते थे, आप उन्हें पढ़कर उनसे कुछ रूल्स को कि भाई किस तरह से चीजें पहले की जा रही थी आप उन्हें देख रहे थे, और इसमें कुछ ऐसा भी था कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया और एक नई बुक का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसको आपने और मोर ब्यूटीफुली एंड मोर स्टाइलिश मैनर में आपने इसको लिखवाया, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। द ट्रेडिशन ऑफ कैलीग्राफी वाज आल्सो देयर इन एंशिएंट पीरियड। द पर्शियन एंड द टर्क्स इन्फ्लुएंस्ड इट एंड hence a distinctive calligraphy style was born, ठीक है। calligraphy was used extensively to decorate like monuments, pillars, tombs, and the calligraphers used floral and geometric designs on wall and minarets of these monuments। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ फ्लोरल डिजाइन को साथ में यूज किया है, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन को यूज किया है वॉल्स पर, ठीक है। एंड दे मेक दिस calligraphy more like beautiful. All these literary sources are called government documents or archival records, ठीक है। हमने इनको क्या बोला है, हमने इनको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कहकर बोला है। इट इज बिकॉज दे रिलेट टू द सर्टेन डायनेस्टीज, कुछ डायनेस्टीज को बिलोंग करती है मिडिवल पीरियड की, ठीक है। एंड विच इज पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज वेल। तो आगे देखेंगे, these documents include royal orders, treaties between kingdoms, revenues, records, etc. They enlighten us about the administrative policies adopted in the medieval period and help historians to reconstruct medieval history. ये जो कैलीग्राफी है ये क्या हेल्प करती है, जो भी मिडिवल हिस्ट्री में पॉलिसीज लाई जा रही थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको हेल्प करती है। तो हियर आर सम वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अगर आपको कोई वर्ड, कोई टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, यू कैन फाइंड आउट इट्स मीनिंग फ्रॉम हियर। लेट्स quickly take a review of what we have covered today. Okay, here we go. First, we talked about British historians have divided history into three periods: Hindu, Muslim, and British. That's right. The Republic of India is called Bharat. Yes. And the written records of medieval history is called literary sources. Yes. Okay. The decorative writing is called calligraphy. We just have learned about it, right? So now let's take a look at this exercise and let's see if you will be able to fill the circles correctly. Okay. Here we go. The study of history is divided into different periods: ancient, medieval, and
Yes, you're absolutely right. The option is option number C is the correct answer. So we are going to circle option number C, which is modern history. And please make sure that your circle is filled properly if you don't want to lose even a single mark. Okay. Okay. When we engrave something on a book, wall, pillar or a monument, जब हम कोई चीज को लिख दे रहे हैं कहाँ पे, किसी बुक में, किसी वॉल पर, किसी पिलर पर या फिर किसी मॉन्यूमेंट पर, तो उसको हम क्या क्या देते हैं? उसे हम कहते हैं, अच्छा बुक में नहीं, बुक पर, ठीक है, इट इज सेइंग समथिंग ऑन द बुक, वॉल, पिलर और monument is called, do we call it calligraphy? No. We call it description? No. We call it inscription. That is the right answer. So option number A will be your right answer. Yes? Perfect. Okay. And now let's move on to, let me just fill the circle properly. Even I don't want to lose even a single mark. Okay. The art of beautiful writing is called what? We call it calligraphy. Option number B is the correct answer for this, right? All right, and the fourth question is the author of Akbarnama. Who wrote Akbarnama? Was it Abul Fazl? Yes, Abul Fazl was the correct answer. Akbarnama is not autobiography, okay? So Abul Fazl was the one who wrote this Akbarnama, okay? All right, perfect. And now comes to fill in the blanks. And pardon my handwriting if you are not getting it, but okay, let's see. The late medieval period stretches from, late medieval period kahan se kahan tak? From 13th to 18th century, right? From 13th to 18th century. The study of inscriptions is called what? We call it epigraphy. Yeah, you remember it. We learned it in 6th standard as well. EPIGRAPHY. The coin of, okay, the study of coin is called numismatics, right? Yes. NUMISMATICS. Numismatics. Perfect. One of the earliest name of the country is, इतने सारे नाम हैं इंडिया के, आर्यवर्त, भारत and हिंदुस्तान, राइट? तो हम कुछ भी एक नाम इसमें अर्लीस्ट नेम में हम डाल सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है, सही लगता है. मैं यहाँ पे आर्यवर्त मेंशन कर रही हूं, ठीक है? देन कम्स ट्रू एंड फॉल्स. We can say Bharatvarsham as well, ठीक है? Because it was also one of the name, the earlier name, okay? The period from 9th to 19th century is called middle period. No, medieval period is 8th to 18th century. So it is going to be false. Bharatvarsham was one of the earliest name of our country. Yes, that's true. Then coins issued in the medieval period are important source of history. That's true. Ibn Battuta was the author of Ain-e-Akbari. No. Who was the author of Ain-e-Akbari? You have to find out this answer. And by the time, I'm sure you must be aware of inscriptions, calligraphy and manuscript. Okay. Let me just tell you, inscriptions वो like records हैं जो लिखे गए हैं कहाँ पर, दीवारों पर या फिर like caves पर या दीवारों पर या monuments की walls पर, ठीक है? तो ये है inscriptions जिसमें information मिलती है, pillars पर भी लिखे गए हैं, तो जहाँ से information मिलती है कि किस ruler ने किस time period में क्या चीजें की हैं. Calligraphy is nothing but जब हम किसी manuscript को क्या करते हैं, rewrite करते हैं with more beautiful style, ठीक है? So it is calligraphy and manuscripts जो कि manually लिखी गई थी, ठीक है? Now comes short answer type questions and long answer type questions. I hope कि आप इनके answers आसानी से कर पाएंगे. So this way we learnt about couple of things of medieval period. I hope you are able to get better understanding about it. कि हमको medieval period के जो sources हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमको क्या information मिलती है.
आने वाले टाइम में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए और नई नई नॉलेज को रोज नया नया कुछ ना कुछ जानते रहिए। एंड प्लीज मेक श्योर जो भी अगर आप किसी भी सेशन में किसी जगह के बारे में सुनते हैं, किसी नई जगह के नई साइट के बारे में सुनते हैं, don't forget to find that site in map also. Okay, map practice will definitely help you out for a long run. All right, so thank you so much. I'll see you in next session. Bye bye.